नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच एक नई शुरुआत हुई है। वैसे तो भारत और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक समय ऐसा भी आया था कि दोनों देशों के रिश्ते उथल पुथल भरे थे। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के पीएम प्रचंड के बीच एक बेहद दोस्ताना माहौल में मुलाकात हुई। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं और आज पीएम मोदी से मुलाकात के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं और दोनों देशों की सीमा इन रिश्तों में बाधा नहीं बन सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे। आज चर्चा में हम बात करेंगे भारत नेपाल दोस्ती की और उसके लक्ष्य की। साथ ही हम यह भी चर्चा करेंगे कि आखिर इस दोस्ती के बीच क्या है वो मुद्दे जिन्हें सुलझाने की इस वक्त जरूरत है। लेकिन चर्चा करने से पहले आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड भारत दौरे पर हैं। उन्होंने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय व प्रतिनिधिमंडल स्तर की मुलाकात की। व्यापार और ऊर्जा सहित दूसरे क्षेत्रों में कुल 7 समझौतों पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2014 के बाद दोनों देशों के संबंध हिट फॉर्मूले यानी हाईवे, आईवे और ट्रांसवे पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नेपाल के साथ ट्रांजिट एग्रीमेंट के अलावा एक बिजली व्यापार समझौता भी हुआ, जिसके तहत आने वाले 10 साल में भारत नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर बैरियर नहीं बनेंगे और द्विपक्षीय संबंध हिमालय की तरह ऊंचाई छुएंगे। भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत और नेपाल के बीच विभिन्न परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेकिंग व उद्घाटन समारोह में भाग लिया, जिसमें भारतीय रेलवे की कार्गो सेवा बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड के बीच की शुरुआत हुई। रूपाई डीहा, नेपालगंज और सुनोली भैराहवा के बीच एकीकृत जांच चौकी का भी उद्घाटन किया गया। वहीं संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया गया। नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए शिरसा और झूलाघाट में 2 और पुल बनाए जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए उसके माध्यम से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। इसका लाभ हजारों विद्यार्थी, लाखों टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए मरीजों को भी मिलेगा। पीएम ने कहा कि भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और बेहद मजबूत हैं। इसे और मजबूती देने के लिए दोनों देश सहमत हैं। पीएम ने रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाने पर जोर दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को साझा मूल्यों पर आधारित एक अटूट बंधन करार दिया। The relation between Nepal and India are age-old and multifaceted. These relations stand on the solid foundation built on the one hand by the rich tradition of civilizational, cultural, socio-economic linkage, and on the other by the two countries' firm commitment to the time-tested principle of sovereign equality, mutual respect, understanding, and cooperation. भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत नेपाल के शीर्ष नेताओं के बीच भविष्य की साझेदारी को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा सहयोग व अन्य मामलों को भी शामिल किया गया। All broad level issues and specific issues of air connectivity between the two countries
is a positive frame of reference. And in that frame, the technical experts will now sit down, look at each of the proposals which are there on the table, and would proceed forward to make appropriate decisions. नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने सुबह के वक्त राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 3 जून तक भारत की यात्रा पर हैं। वे इस दौरान उज्जैन और इंदौर की यात्रा भी करेंगे। चाहे वो डेवलपमेंटल पार्टनरशिप की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, नए रेल रूट्स खोलना, वाटरवेज खोलना, नई पेट्रोलियम पाइपलाइंस दोनों देशों के बीच में बिछाना, इन सभी मुद्दों पर, यहाँ तक कि जटिल मुद्दे जैसे सीमा विवाद को सुलझाना, इन सभी मुद्दों पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहाँ तक कह डाला कि इस मैत्री, सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते को हिमालय जैसी बुलंदी देने का वक्त आ गया है। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इस तरह से पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। इन समझौतों से भारत और नेपाल की दोस्ती और कितनी गहरी होगी और इस दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं मंजीव पुरी, जो नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जो साउथ एशियन स्टडी जेएनयू के साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज में। मंजीव पुरी जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला था तो अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए उन्होंने नेपाल को चुना था और नेपाल जाकर उन्होंने एक हिट फॉर्मूला दिया था, H फॉर हाईवेज, I फॉर आईवेज और T फॉर ट्रांसवेज। आज उन्होंने फिर से इस हिट फॉर्मूले की याद जो है प्रचंड को, पीएम प्रचंड को दिलाई है। क्या ये दोस्ती फिर से हिट होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा और मैं ये मानता हूं कि ये तो सुपर हिट है। अच्छा, देखिए, नेपाल और भारत की जो संबंध हैं वो पीपल्स लेवल के संबंध। बिल्कुल। हमें सरकारों में क्या करना चाहिए कि ये जो संबंध हैं ये तो बहुत पुराने हैं, ट्रेडिशनल हैं, एज ओल्ड हैं। इनको हमेशा, जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन देना चाहिए, इनको नर्चर करना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए। आज के आधुनिक वर्ग के लिए, जिसको कहते हैं, एब्सोल्युटली फिट फॉर पर्पस रखना चाहिए। और उसके लिए हमने बड़े सालों से, पिछले 9 सालों से खासकर बहुत कदम उठाए, ऑयल पाइपलाइंस बिछाई हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाया है, पावर ट्रांसमिशन किए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे काम शुरू किया। और आज आपने देखा, जिस तरह आपने कहा कि नई न्यू बिगिनिंग, एक और एफर्ट किया जा रहा है कि इस सब चीज को इन अ फार मोर स्ट्रेंथन्ड मैनर इसको आगे ले जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेपाल जो है भारत का सबसे, अगर मेरे को आप कहने की इजाजत है, सबसे करीबी नेबरिंग कंट्री, और हमारे जो रिश्ते हैं वो पीपल्स लेवल के रिश्ते। बिल्कुल। और इनको अगर हम आगे ले जाएं तो इसमें सिर्फ हमारे दोनों इकोनॉमीज, दोनों सोसाइटीज की भलाई नहीं, इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली भी यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और नेपाल के लिए तो सर्टेनली, मैं तो ये बिल्कुल मानता हूँ, सिंपल सी बात है, इंडिया की प्रोग्रेस में नेपाल का भला और एक सुदृढ़, प्रोग्रेसिव और जिसको कहते हैं इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेपाल, उसमें इंडिया का भला। जी, हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी मौजूद हैं। प्रोफेसर भारद्वाज, जैसे मंजीव पुरी साहब ने कहा कि लोगों के संबंध है भारत और नेपाल के बीच में, अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत और नेपाल के संबंध जो है सांस्कृतिक है, रामायण के काल से भी ये संबंध जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में आज पीएम मोदी ने एक महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा कि जो रामायण सर्किट है उसमें जो नेपाल से जुड़े हिस्से हैं, नेपाल से जुड़ी परियोजना है, उनमें तेजी लाई जाएगी उसके कार्य में। ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना सांकेतिक है और कितना कूटनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है? जी, मैं बिल्कुल एम्बेसडर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा 2-3 बातें। देखिए, पहली बात कि जो भारत और नेपाल के जो संबंध है बड़े यूनिक संबंध है और वो किसी और कंट्री के साथ नहीं हो सकते हैं, चाइना दावा करे, कोई भी दावा करे, पहली बात। दूसरी बात कि भारत कभी से 3 बातों पे खासकर जोर दे रहा है पिछले 1 दशक से, मैं कहूंगा। पहला, फिजिकल कनेक्टिविटी की बात कर रहा है,
दूसरा कॉमर्शियल कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि नेपाल का बहुत बड़ा व्यापार जो है और डिपेंडेंसी और भारत पे बहुत ज्यादा है, लैंडलॉक कंट्री होने के नाते। और जो तीसरा जो कनेक्टिविटी है वो कल्चरल कनेक्टिविटी, जो आप कह रहे हैं कि जो रामायण सर्किट की परियोजना को जोड़ दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। देखिए, जो भारत और नेपाल के जो सांस्कृतिक संबंध है वो रामायण काल से है। आप देखिए, सीता जी की जन्मभूमि से लेके कब तक, आज तक, और कभी भी अगर हम काठमांडू ना जाए और अगर हम कह सकते हैं कि सदियों से रोटी और बेटी वाले संबंध। बिल्कुल। और वो, लेकिन बीच में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आए, कुछ लोग नए, एक नई पॉलिटिकल क्लास नेपाल में पैदा हुई और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो ओल्ड क्लेचेस थे, जिसको हम रोटी बेटी का नाता कहते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक जो संबंध हैं, उनको कहते हैं वो फेड हो चुके हैं। ऐसी बात कभी हो ही नहीं सकती नेपाल और भारत के संबंधों में। और जिस तरीके का एक वार्मनेस भारत और नेपाल के बीच में, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज में हो, चाहे वो कल्चरल कोऑपरेशन में हो, चाहे वो ट्रेड कोऑपरेशन में हो, वो हमेशा भारत प्रायोरिटी रहती। देखिए, मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे कि भारत के 3 उद्देश्य नेपाल में हमेशा रहते हैं। पहला कि हमारा सुरक्षा का, निश्चित रूप से नेपाल जियो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम नेपाल के साथ अच्छे समय 1950 से जब से हमने संधि की आज तक हमने उसको रखा। तो जियो स्ट्रेटेजी, तो हमारा सिक्योरिटी कंसर्न रहता है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हो, चाहे वो जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जो बाहरी ताकतें वहां पे अपनी गतिविधियां करती है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत रखता है वो रखता है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसमें जो भारत ने एक गति दिखाई, एक प्रगति दिखाई कि हमने बेसिकली कंस्ट्रक्टिव यूनिलैटरलिज्म डेवलप किया कि हम आपके विकास में साझेदार बनेंगे। आपके यहाँ अर्थक्वेक आएगा तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे। यहाँ पे एनर्जी की समस्या है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने की बात है या कोई भी एयरपोर्ट डेवलपमेंट करने की बात है, तो भारत सबसे पहले आपका साझेदार बनेगा आपके विकास में। तो हमने जो कंस्ट्रक्टिव यूनिलैटरलिज्म रखा और उसमें भी हमने जो मोटी बात रखी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, भारत के जो रिसोर्सेज हैं, वो आपके रिसोर्सेज भी होंगे। तो खासकर जो एनर्जी की बात आती है कि जो लगभग 75,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी नेपाल प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन सिर्फ 2% उसको टैप किया हुआ है। भारत के जो बॉर्डरिंग स्टेट है, 5 स्टेट लगता है, करीब 1800 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो निश्चित रूप से दोनों की जरूरतों को पूरा कर सकते। जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पक्ष जो नेपाल में रहा, जो कि बाहर खासकर चाइना की प्रेजेंस से वहां पे बढ़ा, वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जो राजनीतिक अस्थिरता वहां पर रही। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक नेशनलिज्म और एक तरीके से एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को वहां पे पनपा के अपनी रोटियां सेक रहे थे। मुझे लगता है कि नेपाल के लोगों को, नेपाल की जो जमात है, जो व्यक्ति है, नेपाल की जो लीडरशिप, उनको समझ में आ गया भारत एकमात्र जो ऐसा देश है जिसके साथ यूनिक संबंध है और भारत के साथ में हमको हर तरीके, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। मंजीपुरी, आपने महत्वपूर्ण बात की, जो आपने बात कही उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंजीपुरी जी की तरफ मैं जाना चाहूंगा। मंजीपुरी जी, जो प्रोफेसर भारद्वाज जो बात कह रहे थे, उन्होंने एक तो पहली बात कही 1950 की संधि की, फिर उन्होंने भारत नेपाल के जो बनते बिगड़ते रिश्तों की चर्चा की, चीन की बात की। अगर हम इन तीनों बातों को जोड़ें तो एक समय जो प्रचंड थे वो उन्होंने हथियारबंद आंदोलन चलाया और किस तरह संघर्ष किया, पूरा इतिहास उसको उसमें इतिहास में दर्ज है। साथ में 1950 की जो भारत नेपाल मैत्री संधि है, उसके प्रचंड एक समय बहुत विरोधी थे और भारत विरोधी चेहरा उनको एक माना जाता था, चीन के वो करीबी माने जाते थे। 2008 के जो प्रचंड थे और आज जो 2023 के जो प्रचंड है, क्या इसमें आप कोई बदलाव देखते हैं? देखिए, मेरा तो सिंपल सा मानना है, प्रचंड जो एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे, जैसे वो डेमोक्रेटिक राजनीति में आए, उन्होंने देखा कि लोग क्या चाहते हैं और इसकी क्या उपलब्धियां हासिल, ये हमने इंडिया में भी देखा। कई सारे क्रांतिकारी नेता जब आते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में, तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि ठीक है, वो भी हमारा एक आइडिया अच्छा था, लेकिन डेमोक्रेसी से जो आप लोगों के लिए कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आई थिंक हमें ये चीज माननी पड़ेगी कि प्रचंड जी भी इस चीज को अब समझ गए। दूसरी बात देखिए, थोड़ा तो क्या इसकी वजह यह भी है कि नेपाली कांग्रेस के समर्थन से अब वो सरकार चला रहे हैं और नेपाली कांग्रेस जो है भारत की समर्थक मानी जाती है, ये भी एक बदलाव की एक वजह आप मानते हैं सर? नहीं, देखिए, ये तो 2016 में भी, ये पहली बार नहीं है ऐसी सर जी। ये प्रचंड तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और पिछली बार 2016 में जब प्रधानमंत्री थे तब भी वो नेपाली कांग्रेस के साथ
की उनकी सरकार, लेकिन यही तो नेपाल की जिसको कहते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि किसी पार्टी को बिल्कुल बहुमत नहीं मिलता और ये तोड़ जोड़ चलता रहता है। सोमात्सो के 2017 में जब ओली जी को पूरा बहुमत मिला, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर ही प्रचंड जी उस समय वहां पर थे और दोनों के आपस में फूट हो गई और वो सरकार भी बिल्कुल कामयाब नहीं हुई। तो ये नेपाल की पॉलिटिक्स की सिचुएशन है कि वहां पर बहुत सारे फैक्शंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रचंड जी ने अपने आप को दिखा दिया कि वो भी एक इम्पोर्टेंट पिलर है। और मैं जो चीज आपने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो कम्युनिस्ट लेगेसी से आते हो, रेवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से आते हो, उन्होंने भी ये नोट कर लिया और समझ गया कि सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं, भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं इनमें नेपाल को फायदा है, नेपाल के लोगों के साथ फायदा है, और फिर मैं बड़ा सिंपली कहूं उनकी लेगेसी के लिए भी उनको फायदा। तो आप मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री ओली के समय जो भारत और नेपाल के संबंध प्रभावित हुए थे, अब क्या प्रचंड के आने के बाद से उनमें तेजी से सुधार हो सकता है? तो श्रीवास्तव साहब, अगर आप मुझे कह रहे हैं, जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, ओली जी के समय में पहले तो याद करिएगा बहुत अच्छी चीजें हुई। ये जो हम लोग अरुण 3 प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये ओली जी के समय में ही ये प्रोजेक्ट वापस हुआ। ओली जी के समय में ऑयल पाइपलाइन इनॉग्रेट हुई, जिसका अब हम विस्तार करने जा रहे हैं। ओली जी के समय में ही ये सारे आईसीपी शुरू हुए। तो देखिए, चाहे वो जिस भी लीनिंग से आए, उस समय भी हमने बढ़त की और उन्होंने भी हमारे साथ हाथ बिठाया और आगे देखा, क्योंकि उनको भी अपना उसमें फायदा था। उसके बाद उनकी इंटरनल सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि जो यूजुअल चीज जिसके बारे में प्रोफेसर राव ने कहा कि एंटी इंडियनिज्म आप आगे बढ़ाओ तो आपका पॉलिटिकल स्वार्थ सीधा हो। तो दोनों ने वही किया। उसका एंड रिजल्ट इतना भारी नुकसान हो गया कि कुछ सीमावर्ती इश्यूज ला दिए गए वगैरह वगैरह, ये चीजें हुई। लेकिन मैं मानता हूं कि देखिए, ये उथल पुथल होता रहता है, उसमें चाइनीज हैंड भी है, उसमें नेपाली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी रोल है। लेकिन हमें लोगों के लेवल की और इकोनॉमीज के लेवल की और सोसाइटीज के लेवल की जो रिलेशनशिप है, उसको हमेशा स्ट्रेंथन करना चाहिए। और अगर आप इसको स्ट्रेंथन करोगे तो कोई भी पॉलिटिशियन पावर में आए, एंड में वो ये समझ जाता है कि जिस तरफ लोग का झुकाव है, उसी तरफ अगर मेरा भी झुकाव हो तो मेरे लिए भी। जी, आपने लोगों के झुकाव की बात करी। प्रोफेसर भारद्वाज, में आज एक घटना नेपाल में बहुत बड़ी हुई है। जब प्रधानमंत्री प्रचंड भारत के दौरे पर थे तो नेपाल काठमांडू में एक बड़ी घटना देखी गई कि वहां पर नेपाल के संविधान के एक संशोधन को, जो नागरिकता नियम अधिनियम है नेपाल का, नेपाली नागरिकता को लेकर, उसके संशोधन को वहां के राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। अब इस संशोधन के बाद नेपाली मूल के व्यक्तियों से शादी करने वाली महिला को तत्काल नागरिकता मिल जाएगी, उसे 7 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इस नए नागरिकता कानून के खिलाफ चीन बड़ी आवाज उठा रहा था, बार बार नेपाल को चेताता था, क्योंकि तिब्बत की कई लोगों को इस वजह से अब नेपाल में नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि तिब्बत के साथ भी नेपाल के करीबी संबंध है। तो यह पूरा घटनाक्रम, प्रधानमंत्री प्रचंड का भारत में होना और नेपाल के अंदर जिस संशोधन से चीन चिढ़ रहा था उसको मंजूरी दे देना, इसे आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये बहुत पुरानी एक डिमांड थी नेपाल के लोगों की, और ये पिछले सरकार ने जब विद्या देवी भंडारी जब प्रेसिडेंट, उन्होंने 2 बार ठुकरा भी दिया था, इसको रखा गया था। लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट पटेल है, उन्होंने इसको सहमति दी है और ये कानून लागू हो गया। इससे निश्चित रूप से भारत और नेपाल, और खासकर जब तिब्बत की आपने बात की, तिब्बत बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जुड़ाव है भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच में। वो जुड़ाव बहुत मजबूत होगा, लोगों के बीच में और ज्यादा मजबूत सामाजिक संबंध बनेंगे, सांस्कृतिक संबंध बनेंगे। लेकिन 2-3 बातें मैं और चाइना के संदर्भ में कहना चाहता हूं, क्योंकि चाइना का मोटिव नेपाल का विकास करना नहीं रहा। जब केपी ओली सरकार थी, ओली प्रधानमंत्री थे, तो चाइना और नेपाल के बीच में 9 समझौते हुए, एमओयूज हुए। और आप देखेंगे कि उनको बारीकी से उसका मूल्यांकन करेंगे तो आपको देखने को लगेगा कि 9 में से कोई भी समझौता कोई वाइबल नहीं है, वो लागू हो नहीं सकता, एक खाली पोखरा पोर्ट को डेवलप करने की बात को लेके। बाकी जो रोड कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रेल कनेक्टिविटी, वो कोई भी वाइबल नहीं था, वो पॉसिबल ही नहीं था। सिर्फ चाइना
यहां पर भारत को बैलेंस करने के लिए अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा था, पहली बात। दूसरी बात कि प्रचंड, देखिए प्रचंड को हमें समझना पड़ेगा। प्रचंड जो है उसका कोई विचारधारात्मक जुड़ाव चीन से कभी भी नहीं रहा। जो माओइस्ट है, लेकिन वो चीन वाला माओइस्ट नहीं है। जो सोच है, जो समझ है, जो मानसिकता है, वो भारतीय मानसिकता है। भारत का जो अपना एक समाजवाद और जो उस तरीके का है, उनसे जुड़ाव रहा है। और तभी देखिए कि एकमात्र दुनिया में उदाहरण है कि एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ और हथियार को त्याग कर इन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया। उन्होंने माना कि ये देश, ये धरती बुद्धा की धरती है, ये धरती महात्मा गांधी की धरती है और हिंसा से कुछ अचीव नहीं कर सकते, पॉलिटिकल स्ट्रीम में जुड़ना। तो ये जो सोच है भारत की और नेपाल की लीडरशिप की, प्रचंड की और भारत की लीडरशिप की, वो सोच है, वो भारत और नेपाल को जोड़ती है और एक सकारात्मक विकास की तरफ ले जाती है। अब रहा चीन की जो बात, मैं बार बार कह रहा हूं कि चीन सिर्फ और सिर्फ अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए, अपनी तिब्बत की पकड़ को मजबूत करने के लिए नेपाल में दखलंदाजी कर रहा है। उससे नेपाल की जनता भी समझ गई है। नहीं तो केपी ओली को सत्ता में ले आए थे, चीन ने पूरा प्रयास किया कि वहां पे सत्ता और हर तरीके से वहां के जो एम्बेसडर का जो एक्टिविज्म देखने को मिलता है, किसी देश अंग्रेजों के वायसराय की तरह बिहेव वहां पर वो कर रहे थे। हमारे साथ मंजू पुरी साहब भी हैं। मंजू पुरी साहब, चीन की एक लंबी चर्चा अभी आपने सुनी। चीन का एक पुराना रिकॉर्ड है कि वो कर्ज के जाल में छोटे देशों को फंसाता है और भारत लगातार जागरूक कर रहा है। इस तरह दुनिया में अलग अलग सम्मेलनों में इस तरह की बातें हो रही हैं। पहले ग्लोबल साउथ में पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों को ये बात समझाने की कोशिश की। अभी कुछ दिन पहले जो फिपिक के 14 देश थे, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के जो 14 देश हैं, उनको भी पीएम मोदी ने इशारों में इस बात को समझाया कि चीन का जो जाल है, इस पर फंसने के बजाय भारत जो आपको सहायता दे रहा है, उससे एक अलग पार्टनरशिप के उस पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या ये बात, जो चीन की जो चालबाजियां पूरी दुनिया में अब सामने आ रही हैं धीरे धीरे, क्या नेपाल भी अब सचेत हो गया है इसे लेकर? देखिए, लेट मी मेक एक दो चीजें मैं बिल्कुल क्लियर करूं। पहले याद रखिएगा, अगर हमारे 1500 किलोमीटर लैंड बॉर्डर है नेपाल के साथ, चीन का भी 1400 किलोमीटर और उनके भी एक पुराने रिश्ते हैं, ठीक है। ये हस्तक्षेप वगैरह देखिए, ये तो कूटनीतिक बातें हैं ही है, सारी दुनिया करती है। हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं जितनी हमारी क्षमता है, जिस तरह लोग हमें समझ। मैं मानता हूं इंडिया जो है ग्लोबली एक फोर्स फॉर गुड है और लोग जानते हैं इस बात। तो अब हमारी क्षमताएं बढ़ रही हैं। अब हम लोगों को कह सकते हैं कि हम सिर्फ फोर्स फॉर गुड नहीं है, लेकिन हम डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो चीन के अलावा ग्लोबल साउथ के लिए भी एक ऑल्टरनेटिव है और ये बहुत अच्छी बात है सारी दुनिया के लिए। और लोग समझ रहे हैं, लोग हमारी तरफ सराहना कर रहे हैं, हमारी सराहना कर रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। कोई कंट्री चाहे साउथ का हो, चाहे कोई और हो, वो चीन की तरफ बिल्कुल झुकाव नहीं करना चाहता, क्योंकि चीन एक हेजेमोनिस्टिक पावर है, वो जानते हैं इस पर्टिकुलर। अब नेपाल का जहां हो, एक चीज याद करिए, ये जो BRI वगैरह जो है, चाहे कई देशों में चीन का बहुत सक्सेस हुआ है, नेपाल में बहुत लिमिटेड सक्सेस। नेपाल ने कोई खास ऋण नहीं लिया उनसे। नेपाल ने हर एक चीज को यस यस कहा और आगे नहीं चला। कुछ चीजें शायद असंभव है, मुझे पता नहीं, लेकिन चीन की टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए कई चीजें हो जाती। लेकिन असल में जो बात है, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, चाइना जो है हेजेमोनिस्टिक पावर है और नेपाल उनके लिए एक इम्पोर्टेंट, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट है अपनी हेजेमनी बढ़ाने के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया दूसरी से। लेकिन मैं मानता हूं कि नेपाल और भारत के बीच में जो लोगों के लेवल के इंटरकनेक्शन वो ऐसे हैं कि देखिए, हर आदमी को अपनी स्वार्थ के लिए तो कई किस्मों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उसको दे सकता आदमी उस तरफ झुकाव करता। लेकिन जैसे जैसे हमारी एबिलिटीज बढ़, हम नेपाल के लिए भी उनके लिए कुछ कर सकते, तो नेचुरली द इंक्लिनेशन नेपाल का जो है वो इंडिया की तरफ की। जी, पूरी सब समय का अभाव है। आखिरी सवाल में प्रोफेसर भारद्वाज से पूछना चाहूंगा और संक्षेप में आपसे मैं भारद्वाज साहब उत्तर चाहूंगा कि एक बड़ी दिलचस्प घटना इस दौरे में होने वाली है कि जो कट्टर वामपंथी थे पीएम प्रचंड एक दौर में, अब वो महाकाल मंदिर जाएंगे उज्जैन में और वहां पर दर्शन करेंगे। इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं? इसके क्या वो अपनी लोकल जो राजनीति है, जो उनकी स्थानीय राजनीति नेपाल में, उसमें वो क्या संकेत देना चाहते हैं? क्योंकि हिंदुत्व की बात नेपाल में भी उठने लगी है, कुछ एक तबका जो वापस उसे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है। तो ये जो महाकाल के दर्शन करने के लिए पीएम प्रचंड जा रहे हैं, क्या इन दोनों चीजों को जोड़कर देखा जा सकता है? संक्षेप में उत्तर चाहूंगा। देखिए, ये बात, ये आस्था का विषय है।
ठीक है ना। और मुझे लगता है कि नेपाल भारतीय अगर पशुपतिनाथ मंदिर नहीं जाता, जनकपुर नहीं जाता, तो भारत का जो शक्तिपीठ यानी कि शिव भोलेनाथ की भूमि, चाहे बनारस हो, चाहे उज्जैन हो, वो लगता है इनकम्प्लीट है जब तक आप पशुपतिनाथ मंदिर नहीं जाएंगे, जो भी हमारा लीडरशिप जाएगा। वही बात ये प्रचंड जो है वो भारत आए हैं और महाकाल की भूमि पे नहीं जाएंगे, दर्शन नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है उनकी यात्रा अधूरी है। ये इससे आप ये मत जोड़िए। दूसरी बात कि आप माने ना माने, नेपाल तो एकमात्र हिंदू राष्ट्र है जिसमें उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं नहीं लिखते हैं, लेकिन वहां की जनता की जो आस्था है, जो जिस तरीके का जुड़ाव है, वो एक हिंदू राष्ट्र का है। तो उससे निश्चित रूप से जो इनका लगाव है प्रचंड का, मैंने कहा ना, ये वामपंथी, वो चीन वाले वामपंथी और निश्चित तौर पर प्रोफेसर भारद्वाज, एक बदलाव जो है प्रचंड के एक सोच में पिछले कुछ 15 सालों में देखने को मिला है। समय का अभाव है, मैं इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप दोनों मेहमान दूरदर्शन न्यूज के साथ जुड़े, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज।